Download now. नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर की आज की इस किस्त में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। आप जानते हैं कि शऊर ही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान से, और बड़ी बात ये कि इंसान को हैवान से मुख्तलिफ कर देता है। ये शऊर ही है जो एक आदमी को बहुत आगे बढ़ाता है और दूसरे को बहुत पीछे धकेलता है। जहाँ शऊर से काम लिया गया, जहाँ शऊर से इस्तिफ़ादा किया गया, वहाँ इंसान बुलंदियों तक पहुँच गया, और जहाँ इस शऊर से इस्तिफ़ादा नहीं किया जा सका वहाँ वो वहीं का वहीं रह गया। अल्लाह का करम है कि इंसान को उसने शऊर दिया है, और इसी शऊर से वो न सिर्फ़ दूसरों को पहचानता है बल्कि अपने आप को भी पहचानता है। हमारे यहाँ प्रोग्राम उर्दू का है, उर्दू के शोरा से मुतल्लिक़ है, उर्दू ज़बान व अदब से मुतल्लिक़ है। और उर्दू का मामला तो ये है कि इस पूरे बर-ए-सग़ीर में उर्दू की हैसियत वही रही जो जिस्म में खून की हैसियत होती है। शुमाल से जनूब तक ये बिल्कुल खून की तरह से हरारत बख्शता रहा, ज़िंदगी बख्शता रहा, हयात बख्शता रहा। और ये खून जो है, इसकी लाली, इसकी महक और इसकी आबोताब से ये पूरा बर-ए-सग़ीर जो है अपनी दमक से, अपनी ताबनाकी से लोगों को, फ़नून को और ताबनाक करता रहा। मेरे साथ इस प्रोग्राम की मेज़बानी फरमाएंगी डॉक्टर नुसरत जहाँ साहिबा, जो उर्दू से न सिर्फ़ इस लिहाज से मुताल्लिक़ हैं कि इनका रोज़गार उर्दू से है, बल्कि इस एतबार से भी कि उर्दू को भी ये बहुत कुछ दे रही हैं, और इनसे तवक्को है कि आगे भी बहुत कुछ उर्दू को, उर्दू ज़बान को, उर्दू अदब को देती रहेंगी। कलकत्ते से तशरीफ़ लाई हैं नुसरत साहिबा, आपका भी खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आप जानती हैं, कारवानी शऊर आप करती रही हैं, और आज के मेहमान की वजह से हमने ये कहा कि हम सिमट के न रहें बल्कि शुमाल से जनूब तक का सफ़र एक आन में कर लें, ताकि इब्तिदा से इंतहा तक कई सूरतें हमारे सामने आ जाएं। और आज हमने जिस मेहमान का इंतखाब किया है इस प्रोग्राम के लिए, उनका नाम है, जिस नाम से वो बहुत जाने जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि खलीलुर रहमान मामून यानी खलील मामून, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आईपीएस के तौर पर किया, उन्होंने नस्र भी लिखी, नज़में भी लिखीं, ड्रामे भी लिखे, गज़लें भी लिखीं, और सबसे अलग उन्होंने अपनी शुरुआत एक रेडियो आर्टिस्ट, स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पे की। साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं, उर्दू के बड़े अच्छे शायर हैं। आपका अदबी सफ़र खलीलुर रहमान से खलील मामून तक किस तरह पहुंचा? शायरी और अफसाने का ज़ौक़ तो मुझे ये समझे कि 1962 या 63 में शुरू हुआ। 1962 में बेंगलोर में महमूद अयाज़ ने सालार रोज़नामा शुरू किया था, तो उसमें अदबी एडिशन भी निकलता था। तो सबसे पहले मैंने 2 कहानियाँ सालार में भेजी और वो शाया भी हुई। एक कहानी का नाम हरास था और एक दूसरी कहानी का नाम था कदबा फिर गिरा। फिर उसके बाद 1965 में कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं दिल्ली मुंतकिल हो गया और रेडियो में बतौर स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगा। उस ज़माने में अचानक मेरा जहन नई शायरी की तरफ मबसूल हुआ
और मैंने एक नज़म लिखी सानिहा, जो खलीलुर रहमान के नाम से तहरीक में शाया हुई। उस ज़माने में मखमूर सईदी साहब वहाँ काम करते थे, गोपाल मित्तल का चल्ला निकालते थे, लेकिन मखमूर साहब वो देखते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे लंच पर मदऊ किया, वहाँ ले जाकर मुझसे पूछा कि आप लिखते भी हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिखता, क्योंकि मैं छुपाना चाहता था। नहीं, आपकी एक नज़म साला इसमें तहरीक में शाया हुई है, आप क्यों नहीं इसको कबूल करते? मैंने कहा देखिए, जब तक उसलूब ना हो आदमी का, तो उसको अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो फौरी तौर पर महमूद हाशमी ने कहा उसलूब तो फ़िराक़ के यहाँ भी नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने नज़में लिखी और उनको दिखाई, तो उन्होंने एक नज़म आहंग, जो कलाम हैदरी का पर्चा गया से निकलता था, वहाँ भेजा। उनको इतनी पसंद आई कलाम हैदरी साहब को कि वो सफ़े अव्वल पर शाया हुई, और उसमें खलील रहमान नाम था। और लोगों को ये शायबा हुआ कि यह खलील रहमान आज़मी की नज़म होगी, आज़मी की नज़म होगी। तो कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप देखिए खलील रहमान के नाम से मत लिखिए, क्योंकि खलील रहमान आज़मी भी हैं, वो उनका जाएगा, तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। चूँकि मेरा घरेलू नाम मामून रशीद भी है, तो मैंने उसके बाद खलील मामून के नाम से लिखना शुरू किया, और मेरी नज़में मुख्तलिफ रसायल में हिंदुस्तान में शाया होने लगी। लोकल इम्पैक्ट जो होता है ना किसी की ज़बान पे, उस एतबार से देखें तो चूँकि वहाँ की ज़बान आपकी इलाके की कन्नड़ है, और कन्नड़ में वो जो द्रविडियन लैंग्वेज है जी, और वहाँ की उर्दू जो है उसमें कई यानी वो उसके वो मदर टंग पुल्स कहना चाहिए। जी, ज़बान, उर्दू ज़बान की शुरुआत ही दक्कन से हुई, सही, जिसमें गुलबर्गा, बीजापुर, हैदराबाद वगैरह उनके नाम लिए जा सकते हैं, जहाँ के बहुत मशहूर शोरा हुए हैं। वो कुली कुतुब शाह हैं, इब्राहिम आदिल शाह हैं, और नुसरती हैं, मुल्ला वजी हैं, ये सब लोग आ जाते हैं। हम इन सब को दक्कन में शुमार करते हैं। ये पूरे यहाँ से ट्रैवल करके शुमाल में आई वो, फिर शुमाल से शुस्ता होकर वो मुख्तलिफ इलाकों में गई। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर वली ना आए होते तो शायद और वक्त लगता दिल्ली में उस तरह की। जी, बिल्कुल सही बात है। तो एक और बात मैं दक्कनी के ताल्लुक से अर्ज करूँ, ये तसव्वुर के इस पर द्राविडी ज़बान का असर है, गलत है। जी, अच्छा, क्योंकि इस पर जो असरात हैं ज़बान के, वो फ़ारसी के भी हैं, मराठी के हैं खुसूसन। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दक्कनी उर्दू पर मराठी के असरात हैं, गोवानीस के असरात हैं, कन्नड़ के असरात नहीं है, जबकि कन्नड़ पर उर्दू के असरात हैं। यानी कन्नड़ में, क्योंकि इत्तेफाक से मैं एक डिपार्टमेंट से भी मुंसलिक था, पुलिस से, तो हमारे यहाँ होता है एक चीज़ होती है महज़र जो है कन्नड़ में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कुर्सी कन्नड़ में इस्तेमाल होता है। इस तरह से कई एक अल्फाज हैं कि जो उर्दू के कन्नड़ में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी लैंग्वेज इवन तमिल में, तेलुगु में हमने देखा है, वो राज बहादुर गौड़ कहते थे तेलुगु के बारे में, तमिल के बारे में मुज़फ़्फ़र हुसैन शहमीरी ने कई ऐसे मकालात लिखे, और भी लोगों ने लिखा इस पे कि फ़ारसी के असरात जो हैं, हम जिसको उर्दू के असरात कहते हैं, बुनियादी तौर पे उर्दू में भी वो फ़ारसी से आए और उन लैंग्वेज में भी फ़ारसी से आए। और कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि उर्दू शायरी में हिंदुस्तानियत ही नहीं है। आप तलाश कीजिए हिंदुस्तानियत कहाँ मिलेगी आपको। हिंदुस्तानियत मिलेगी मीर के यहाँ, जस्ता तौर पर गालिब के यहाँ, उसके बाद गायब हो गई। उसके बाद एक बहुत ही अजीम शायर जिसको कि हम भूल गए, यानी जिसको अवामी शायर कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ जो चीज़ मिलती है वो कहीं हिंदुस्तान। और सबसे बड़ी हिंदुस्तानियत नई शायरी में अगर किसी ने उसको तख्लीक करने की कोशिश की है, उसको समोया है अपनी शायरी में, तो वह है मीरा जी। मीरा जी की नज़में देख लीजिए, उनके गीत देख लीजिए, उसमें कुल्ली तौर पर हिंदुस्तानियत भरी हुई है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि हिंदुस्तान ने उस शख्स के साथ इंसाफ नहीं किया। नाज़रीन के लिए ये बता देना भी मुनासिब होगा कि मीरा जी कश्मीरुल असल थे। जी, उनका नाम सनाउल्लाह डार। ये दोनों इनकलाबी, मंटू भी और ये भी मीरा जी भी दोनों कश्मीरी। जी। मामून साहब, आपसे मीरा जी के सिलसिले में और भी बातें करेंगे। आपका ताल्लुक बेजापुर से है, दक्कन से है, तो ये सवाल बिना किए मैं रह नहीं सकती कि दक्कन के शुआरा में बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, कुली कुतुब शाह, वली, खासकर वली का जिक्र तो उर्दू शायरी का एक हिस्सा है जिसने शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी को फ़रोग़ दिया। तो दक्कन के शुआरा में आप किससे ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं?
देखिए, मैंने थोड़ा बहुत कुली कुतुब शाह को पढ़ा है, तो मैं उससे मुतासिर हूँ। और सही मानों में मैं अर्ज़ करूँ कि मैं इन क्लासिकी शोरा को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मुझे ये कबूल कर लेना चाहिए कि मैं इन पर कोई अथॉरिटेरियन बयान नहीं दे सकता। लेकिन उस ज़माने के जो शोरा थे, वो चाहे नुसरती हों, मुल्ला वजी हों, मैंने यहाँ वहाँ पढ़ा है, उनके शायरी में जो हक़ाइक़ हैं, जो इजहार है, वो गालिबन आपको आज की नई शायरी में नहीं मिलेंगे। इतने सच्चे थे वो, इतने सिद्क़ था उनकी शायरी में। ये उर्दू जो है, इसमें हमें शुमाल की ठंडी हवाएं भी मिलती हैं और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा की वो जो ऊंचाई है वो भी मिलती है, और फिर ये जो मध्य भारत है, मध्य भारत की वो गर्म हवाएं, मरतूब हवाएं, ये सब चीज़ें इसमें मिली जुली हैं। अब आप देखिए कुली कुतुब शाह का ये कलाम किस तरह से मुतासिर करता है। आज भी इतना ज़माना, इतना अरसा गुज़रने के बावजूद आज भी जैसे सामने की बात है, और इसमें क्या नहीं है, सभी कुछ है। मुलाजा कीजिए। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक तिल जिया जाए ना, पिया बाज यक तिल जिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना।
प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। बहुत अच्छी गज़ल। नाज़रीन भी फिर जब महसूस हम- होंगे। बिल्कुल, नाज़रीन के साथ साथ हमें यकीन है कि खलील मामून साहब भी बहुत महसूस हुए जी, होंगे, जी, क्योंकि बहुत उनके ज़्यादा। पसंदीदा शायर के लगता है ताल्लुक़ खो से ये गए। गज़ल लगता सुनाई है जा खो रही गए। थी। जी। और बात उसी को आगे बढ़ाते हुए जब क्लासिकी शायरी से जदीद शायरी की तरफ चले जाते हैं, जी। आप जदीद शायरी से जुड़े हुए हैं। जी। आपने अभी बात की मीरा जी की, जी। तो जदीद शायरी, जिस तरह हम ये कहते हैं कि क्लासिकी शायरी दक्कन से चलती हुई शुमाल तक गई, तो जदीद शायरी के सिलसिले से आप क्या क्या कहना है? जदीद शायरी के बारे में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, जी जदीद शायरी और मीरा जी, जी मीरा जी ने जदीद शायरी की, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा नज़में गीत वगैरह लिखे। उन्होंने बहुत कुछ गज़लें भी लिखी, लेकिन उनकी वो गज़लें बहुत कामयाब नहीं हैं। नहीं है। मैं एक बात अर्ज़ करूँगा इस सिलसिले से कि नई शायरी ने उर्दू अदब को आज़ादाना इजहार का एक फार्म, एक हैयत अता की। आप देख लीजिए, उर्दू की शायरी में आज भी जी गज़ल का कब्ज़ा है। जी गज़ल एक कल्चरल हाँ नेसेसिटी या सकाफ़ती नेसेसिटी के तौर पर ज़बान से जुड़ी हुई है। जी जिस तरह जापान में हाइकू है, हाइकू हाइकू या अंग्रेज़ी में सोनेट, सोनेट या दूसरी इसे असनाफ हैं। जी तो हम किसी भी सिन्फ से किसी शायरी को जोड़ नहीं सकते। जी तो जदीद शायरी ने यह काम किया कि आपको मुख्तलिफ असालीब दिए। जी बिल्कुल मीरा जी आए, जी मीरा जी के साथ राशिद आए, जी इन लोगों के साथ कय्यूम नज़र आए, यूसुफ ज़फ़र आए, मुख्तार सिद्दीकी आए, जी जी ये सब लोग आए। उसके बाद की नस्ल में आप क्या देख लीजिए, मुख्तलिफ लहजे, मुख्तलिफ उसलूब, जी मुख्तलिफ कंटेंट। जी वो मोहम्मद अलवी को ले लीजिए, शहरियार को ले लीजिए, जी जी कुमार पाशी को ले लीजिए, बानी एम को ले लीजिए, ज़ेब गौरी को ले लीजिए। हालांकि इन लोगों ने गज़लें कही, लेकिन गज़ल में भी उन्होंने उनके यहाँ आपको वो एक एक नई नयापन, शायरी की वो एक ठुमक नया- आपको दिखाई वो एक देगी, नयापन आ गया, नयापन नए आ गया। मज़ामीन लेकिन आ गए। फार्म के एतबार से, कंटेंट के एतबार से नई शायरी वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं, पूरे आलम में जिस तरह की शायरी हुई, निस्वानी शायरी ये पैदा हुई। निस्वानी शायरी में आप किश्वर नाहिद का नाम ले सकते हैं, फहमीदा रियाज का नाम ले सकते परवीन हैं, शाकिर परवीन का शाकिर नाम का ले नाम सकते ले, हैं। हिंदुस्तान में शाइस्ता यूसुफ का नाम ले सकते हैं, और बहुत सारे जी ये जो मुख्तलिफ नौ इजहारात थे, जी वो नई शायरी की देन है। मामून साहब, आपने तर्जुमे भी किए हैं, कन्नड़ कहानियों का तर्जुमा किया है, और तर्जुमा निगारी में आप किस बात को फ़ौक़ियत देते हैं? देखिए, तर्जुमा ऐसा होना चाहिए, तर्जुमा एक तरीक़े का तर्जुमा ये होता है जो अक्सर लोग करते हैं कि वर्ड टू वर्ड लिटरेट ट्रांसलेशंस। मेरे नज़र में तर्जुमा असर नौ तख्लीक़ के मुवाफ़िक़ है। आपने एक चीज़ देखी, उसको आप अपने पैराए में, क्योंकि हर ज़बान का ईडियम अलग है, जी जी यानी अंग्रेज़ी तर्जुमा का बराए ईडियम अलग है, तर्जुमा नहीं, कश्मीरी का तर्जुमा अलग बराए है, कन्नड़ तकलीफ। का अलग है, जी जो इसका, क्योंकि देखिए ज़बान को हम क्या तस्वर करते हैं, ज़बान महज कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है। ज़बान जो है, मैं तो समझता हूँ जो कुछ हमारे कल्चर में है, जो कुछ हमारे सकाफ़त में है, वो ज़बान है। ज़बान में खुदा है, हाँ ज़बान में बुत है, ज़बान में शैतान है, जी जी ज़बान में फ़रिश्ता है। ठीक है, बिल्कुल तो इस चीज़ों को आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? उर्दू के हद तक बात कर रहा हूँ, फ़ारसी से उर्दू का तर्जुमा मुमकिन है आसान हो, क्योंकि फ़ारसी और उर्दू का ताल्लुक़ माँ और बेटी का ताल्लुक़ की जी, जी, तरह है। जी। लेकिन अरबी के साथ यही बात नहीं कही जा सकती, टर्किश के साथ यही बात नहीं कही जा सकती। मतलब टारगेट लैंग्वेज जिस टारगेट- ज़बान में आप डाल रहे हैं जी, उसको, जी। जिन लोगों के लिए कर रहे हैं। जी जी, मैं बिलफर्ज एक किताब आई थी जिस पर मैंने तबसरा किया, जी ये कनाडा से छपी थी, जी जिसमें सरदार जाफरी, फैज़ वगैरह के हिफ्जुल कबीर कुरैशी ने शाये की हाँ, थी, हाँ। अंग्रेज़ी तर्जुमा। हाँ तो वो किताब में मैंने उस तबसरा करते हुए यही लिखा था कि जो फैज़ की शायरी थी वो अंग्रेज़ी में फैज़ की शायरी नहीं रही, नहीं रही है। सरदार जाफरी की शायरी नहीं रही। जी जबकि मैंने कुछ तर्जुमे किए, हाँ। आपके कश्मीर के एक अंग्रेज़ी शायर जी
आगा शाहिद अली, आगा शाहिद अली, मैंने उनकी कुछ नज़में ट्रांसलेट की। मैंने Country कोशिश without a ये post की, office और इस कश्मीर तरह की पोस्ट नज़में। ऑफिस का जी, तर्जुमा मैंने किया। मैंने हत्तुल हाफ इम्कान, इंच हिमालय, हाँ, बहुत प्यारी। हत्तुल इम्कान ये कोशिश की कि कश्मीर के सीनेरियो को, कश्मीर के पस मंज़र को सामने रखकर उसको किया जाए। साहब आपने काम बिल्कुल, किया है बिल्कुल। तर्जुमों का, ये कोई आसान काम और नहीं। सिर्फ तर्जुमों का नहीं, ड्रामे भी, नहीं, वो ड्रामे भी आपने लिखे हैं, ड्रामे के डायरेक्टर ड्रामे भी रहे मैंने हैं। लिखे कम हैं, जी, डायरेक्ट ड्रामे का ट्रांसलेशन मैंने किया है। अच्छा। ये कन्नड़ के हमारे बहुत मशहूर राइटर हैं शिव प्रकाश, जी। उन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा टीपू सुल्तान पर लिखा था, वेरी सिम्बॉलिक। हाँ जी जी, तो उसका मैंने तर्जुमा किया, न सिर्फ ये कि तर्जुमा किया बल्कि मैंने उसको स्टेज करवाया। अच्छा अच्छा, ना ये जो आपके जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जी। तलबा ने उसको बेंगलोर में, स्टेज मैसूर किया। में, गुलबर्गा स्टेज में किया। उसको स्टेज किया और बहुत कामयाब ड्रामा था वो। आपसे कुछ आपका कलाम भी सुनना चाहेंगे, नाजरीन को सुनवाना चाहेंगे। नाजरीन समात फरमाएं। मतलब है, चलते रहे मंजिल पे ठहरना नहीं आया, थी इतनी हवस जीने की मरना नहीं आया, दावा था अबस इश्क का तेरे के हमें भी, दावा था अबस इश्क का तेरे के हमें भी, कदमों में तेरे जान को धरना नहीं आया, वाह वाह, कदमों में तेरे जान को धरना नहीं आया, बेखुद हुए खुद अपने ही होने के नशे में, जी, बेखुद हुए खुद अपने ही होने के नशे में, फिर भी तेरी यादों को बिसरना नहीं आया, बहुत अच्छे, फिर भी तेरी यादों को बिसरना नहीं आया, जलते रहे खुद अपनी ही दोज़ख में हमेशा, वाह, जलते रहे खुद अपनी ही दोज़ख में हमेशा। हमेशा, मानिंद शमा सुबह को सरना नहीं वाह आया। वाह वाह, हमारे यहाँ दखनी में सरना खत्म होने को कहते हैं, जी, तो यहाँ मैंने ये दखनी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ठीक है। है। जलते रहे खुद अपनी ही दोज़ख में हमेशा, मानिंद शमा सुबह को सरना नहीं आया, आसान था दुनिया का हर एक काम बहुत ही, जी, आसान था दुनिया का हर एक आसान काम था, बहुत ही, आसान था दुनिया का हर एक काम बहुत ही, बदकिस्मती ऐसी हमें करना नहीं वाह आया। वाह वाह। अच्छा, अब भी पूरे हिंदुस्तान में कई पुलिस ऑफिसर्स हैं, जी। आप आईपीएस रहे। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि शायरी और पुलिस ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि डिसिप्लिन दोनों में चाहिए। जी, अगर ज़रा सा डगमगाए तो दोनों चीज़ें हाथ से जी गई। जी जी, लेकिन कभी आपका पुलिस ऑफिसर शायरी के रास्ते में तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल या नहीं शायरी आया। पुलिस की ड्यूटी के बिल्कुल रास्ते नहीं में तो आया, नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जैसा मैं शायरी में हूँ जी। उसी तरह से मैंने पुलिस में काम किया। अपना मैं आपको फर्ज, एक मिसाल देता हूँ। एक बार एक मिसाल ये है कि एक बहुत ही अहम मसला लेकर मैं हमारे डीजी साहब के पास गया। श्रीनिवासलू साहब थे डीजी हमारे, मेरे कमिश्नर भी रह चुके थे, तो मैं उनके पास गया। तो वो कहने लगे ये कैसे कर सकते हैं, एक आदमी को डिसमिसल का ऑर्डर रखा था। मैंने कहा डिसमिसल मत कीजिए, इसको रिडक्शन इन रैंक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ये कैसे कर सकते हैं, लोग ये समझेंगे कि हर करप्ट बदअमल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा, क्या आप तमाम बदअमल लोगों को पकड़ रहे हैं? तो मेरी तरफ उन्होंने गौर से देखा, साइन करके दिया, फिर कहा कर लिया कि रहमान पुकारते थे कि रहमान जो है वो खुदा की सूरत है हमारे डिपार्टमेंट में, ये खुद सताइश नहीं है। खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ये मौका मिला कि आपसे गुफ्तगू हुई और खुलकर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू और भी हो सकती थी लेकिन वक्त हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। नाजरीन, जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनके बेशतर मजमूए शाये हो चुके हैं और ख़ुद इनके एक नज़मों के मजमूए आफाक की तरफ से 2007 में साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिल चुका है। अभी फ़िलहाल एडिटिंग से भी जुड़े हैं, तर्जुमे भी कर रहे हैं। इनका एक शुमारा नए अदब के नाम से शाये हो रहा है और इन्होंने अपनी गज़ल सुनाई आपको। हम भी आपको इनकी एक और गज़ल सुनाएंगे सास के साथ। लेकिन फ़िलहाल आपसे कारवाने शऊर के इस नए मेहमान के साथ यहीं इजाज़त लेते हैं। आपसे अगली किस्त में फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मसरूफ़ गम है कौनो मकान, जागते रहो। मसरूफ़ गम है कौनो मकान, जागते रहो। ख्वाबों से उठ रहा है धुआं, जागते रहो। मसरूफ़ गम है कौनो मकान, जागते रहो।
मसरूफ गम है कौन मकान। दिल में ख्याल है ना, नजर में सवाल है। दिल में ख्याल है ना, नजर में सवाल है। बाकी नहीं है कोई निशान, जागते रहो। बाकी नहीं है कोई निशान, जागते रहो। ख्वाबों से उठ रहा है धुआं, जागते रहो। मसरूफ गम है कौन मकान। पूजा के फूल सूख गए इंतजार में। पूजा के फूल सूख गए इंतजार में। सोया हुआ है शहर तमाम, जागते रहो। सोया हुआ है शहर तमाम, जागते रहो। ख्वाबों से उठ रहा है धुआं, जागते रहो। मसरूफ गम